हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वीरत दुबे और आप सब लोगों को मालूम है कि हिस्ट्री ऑन मैप ये हम वीक में 2 दिन आपको कवर करा रहे हैं, बुधवार और बृहस्पतिवार। आज बुधवार है, आज आपको ये सेशन मिलेगा, कल भी रात 9:30 बजे आपको ये सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ 2 दिन हम आपको हिस्ट्री में शख्सियत कार्यक्रम देते हैं, तो आप वहां से भी शख्सियत को देख सकते हैं। बहरहाल इसका पहला एपिसोड बहुत ही शानदार रहा, आप लोगों ने बहुत सारा उसको प्रेम दिया। उम्मीद करते हैं कि उसी प्रकार से आप इस सेकंड पार्ट को भी देखेंगे। आज के सेकंड पार्ट में क्या कुछ जानने लायक है ये तो आपको पहले से ही मालूम होगा, क्योंकि पहला वाला जो हिस्सा था उसमें हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा करी थी। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है जिसको आप आसानी से देख सकते हो। प्राचीन इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। प्रागैतिहासिक काल की अगर इसमें से बात करें तो ये वो हिस्सा है जो तकरीबन 20 लाख साल पहले की शुरुआत लेकर के चलता है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया कि इसको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। इसमें से भी पुरा पाषाण काल के 3 डिवीजन थे, जिसको हमने निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल, या कहीं कहीं इसी को ही उच्च पुरा पाषाण काल लिखा जाता है। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल लिखा जाता है। पिछले वाले सेशन में एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, हालांकि मैंने सेशन में ही बाद में उसे सुधार लिया था। तो मैंने आपको जो डिवीजन बताए थे उसमें 2 बार निम्न लिख दिया था, इसको भी निम्न लिख दिया था। तो आपको, लेकिन हालांकि मैंने उसी सेशन में बाद में बताया भी था, तो हमको ध्यान रखना है कि तीसरा वाला जो है वो उच्च पुरा पाषाण काल है, या इसी को उत्तर पुरा पाषाण काल या अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। तकरीबन 20 लाख साल पहले से इसकी शुरुआत जो है मानी जाती है। 20 लाख साल वर्ष जिसको कह सकते हैं आज से। तो हम अक्सर जो है इसमें बीपी शब्द का प्रयोग करते हैं, बिफोर प्रेजेंट। 20 लाख साल पहले के आसपास की घटना देखने को मिलती है। और तकरीबन इसी तरीके से 12,000 साल पहले की घटना आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और तकरीबन 35,000 साल पहले की घटनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये तीनों चीजें हमने कवर करी थी। आज बारी है मध्य पाषाण काल को जानने की। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं और सेशन को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। सेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन ये है कि आपका जो ये फाउंडेशन बैच है, एक नया फाउंडेशन बैच हमारी टीम की तरफ से शुरू किया गया है, हमारी संस्था की तरफ से शुरू किया गया है, जिसमें अब आप लोग जो है 3 प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम में। अगर आप 1 वर्ष की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिल्वर में लें, 2 वर्ष की तैयारी के लिए आप गोल्ड, और 2 से अधिक वर्ष की तैयारी के लिए यानी 3 वर्ष के लिए आप प्लेटिनम में जा सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 2024 को टारगेट कर रहा है और अभी तक अपने आप को एडमिशन नहीं दिला पाया है इस बैच में, ड्यू टू कि पहले फीस थोड़ी ज्यादा थी, 2024 के लिए तकरीबन 29,000 रुपए हुआ करती थी, तो अब आप 1 साल वाला बैच ले सकते हैं, जो कि विरद लाइव कोड के साथ 23,999 का पड़ जाएगा। तो आप बिल्कुल देर मत करिए। अगर आप 2024 की तैयारी में हैं तो आप बिल्कुल देर न करें, विरद लाइव कोड का प्रयोग करें। ये बैच आपका 10 तारीख से शुरू होने वाला है, 10th से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 10th अक्टूबर से, और शाम 6 बजे इसकी क्लासेस रहेंगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र की प्रदर्शनी होते हुए दिख रही है। बहरहाल हम सब लोगों को मालूम है कि आज हम जिसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो हिस्सा जो है हमारा क्या है, मध्य पाषाण काल। तो हम यहाँ पर पहले समझते चलेंगे और जानते चलेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल, ठीक है, इसको हम लोग मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, मेसोलिथिक एज या मेसोलिथिक पीरियड के रूप में इसको जानते हैं। और तकरीबन हम इसको देखें तो ये 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले के आसपास से क्षेत्र जो है हमको देखने को मिलता है, इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। 12,000 साल, तो आज से लेकर के 12,000 साल पहले, ठीक है, 12,000 वर्ष पूर्व, यहां से लेकर के आपको तकरीबन 6,000 वर्ष पूर्व का समय जो है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। यानी 12,000 बीपी से लेकर के 6,000 बीपी के बीच के आसपास का टाइम देखने को मिलता है। और ये 12,000 साल के आसपास का समय वो समय है जब हिमयुग समाप्त होना शुरू हो गया। अब देखिए, जब हिमयुग समाप्त हो रहा है, हिमयुग जो है जिसको हम कह रहे हैं, वो हिमयुग जो है अब समाप्त हो रहा है, बर्फ पिघल रही है,
स्वाभाविक सी बात है ये सब हो रहा होगा जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अब तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जब जलवायु परिवर्तित होगी तो निस्संदेह आप देखेंगे कि जितने भी मतलब जलवायु से संबंधित जो भी चीजें हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, इन सब में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि मानव भी जो है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला और वो नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो गया। नए नए खोज जो है उसने करने शुरू कर दिए, स्थलों की खोज करने शुरू कर दिए, मूविंग करना उसने शुरू कर दिया है। तो यही जो समय है जो 12,000 से लेकर के 6,000 बिफोर प्रेजेंट का जो पड़ता है, इसी को ही हम मध्यवर्ती अवस्था कहते हैं। यही जो टाइम है इसी को हम लोग मेसोलिथिक एज के नाम से जान रहे हैं, मध्य पाषाण काल के नाम से जान रहे हैं। पूरा पाषाण काल के बाद ये मध्य पाषाण काल है। और अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो इसे मेसोलिथिक के रूप में हॉडर वेस्ट्रॉक ने सबसे पहले इसका नामकरण किया था। हॉडर वेस्ट्रॉक। ये सब बेसिक पॉइंट हैं जो हमको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस एरा का, इस टाइम पीरियड का नामकरण जो है वो हॉडर वेस्ट्रॉक के द्वारा 1866 में किया गया था, 1866 में किया गया था। ये सब बहुत बेसिक पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा जानना ही पड़ेगा। अब इस क्षेत्र की शुरुआत की तरफ अगर हम चलें कि वास्तविक रूप में ये जो स्थल हैं ये कहां खोजे गए, तो प्रारंभिक स्थल जो सबसे पुराने स्थल हमको देखने को मिलते हैं वो तकरीबन आपको 1867 में खोजे हुए दिखाई जाते हैं। मतलब 1866 में नामकरण तो हुआ ही है, लेकिन 1867 में सीएल कार्लाइल का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो, नहीं सुना है तो मैं लिख दे रहा हूं, कार्लाइल। सीएल कार्लाइल के द्वारा जो उत्तर प्रदेश का खास तौर से जो विंध्य रेंज है, विंध्य क्षेत्र जो है, विंध्य क्षेत्र, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा ये सारी चीजें, विंध्य क्षेत्र के आसपास जो है ये खोजे गए थे। सबसे पहले प्रमाण हमको यहीं से देखने को मिलते हैं। यहीं से, इसी विंध्य क्षेत्र से ही लघु पाषाण उपकरण जो है देखने को मिलते हैं। उपकरण, लघु पाषाण उपकरण देखने को मिलते हैं जो कि मध्य पाषाण कालीन है, यानी मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसको समझने के तुरंत बाद हम लोग जो है आगे मैप की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये वो बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो मैप में सीधा लोकेशन आपको समझ में नहीं आएगी। तो हम हर चैप्टर में हिस्ट्री जो है वो इसी अनुसार पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, छोटी सी बेसिक चीज और फिर बाकी सारी चीजें ऑन मैप। तो हमने आपको बेसिक में इसका टाइम पीरियड बताया, कैसे ये चीजों में परिवर्तन आया, उसके पीछे एक जो प्रमुख रीजन है वो मैंने आपको बताया, इसके नामकरण करने वाले व्यक्ति और इसकी प्रमुख खोजकर्ता जो थे उनके बारे में आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया, और एक रीजन, एक क्षेत्र जहां पर इसकी खोज हुई है। खासतौर से अगर हम देखें तो यहां से जो उपकरण बने हैं, जो पूरा पाषाण काल में आपको जो उपकरण देखने को मिले थे, उनसे थोड़ा छोटा उपकरण हमको यहां पर देखने को मिलेगा। मध्य पाषाण काल में उनसे थोड़े छोटे, और छोटे होने के साथ साथ जो ज्यादा तीखे या हम कह सकते हैं कि जिनमें ज्यादा धार हो सकती है, ज्यादा पैने हो सकते हैं, ऐसे उपकरण हमको देखने को मिलते हैं। जैसे बेधक, इनके उपकरणों में अगर आप देखेंगे तो बेधक का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। बेधक का मतलब बेधने वाला, छेद करने वाला, या जिसको हम बोयरर्स बोल सकते हैं। ठीक है, बोयरर्स हैं, बेधक हैं। इसी तरीके से खुरचनी है, खुरचनी उपकरण ही है एक प्रकार का। ठीक है, तो खुरचनी हमको देखने को मिल जाता है, जिसको हम स्क्रैपर्स कह सकते हैं। ठीक है, स्क्रैपर्स हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम सारी छोटी छोटी बेधनियां हैं, बेधनियां, ये छोटी छोटी बेधनियां हमको देखने को मिलेंगी, पॉइंटर्स जिनको बोल सकते हैं, पॉइंटर्स। इस तरीके के उपकरण हमको देखने को मिलते हैं। जैसे उसमें से एक उपकरण मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, जैसे ये देखिए पॉइंट्स हैं या पॉइंटर्स हैं, बेधनियां हैं। ये एक ही उपकरण है लेकिन तीन अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है हमको। ये आपका फ्रंट एंड बैक व्यू है, और ये आपका मतलब ऐसे, जैसे ये मेरा हाथ है तो आप देखिए इस तरीके का जो व्यू है वो बीच में दिख रहा है, और ये आगे और पीछे वाला व्यू अगल बगल करके आपको ऐसे करके देखने को मिल रहा है। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि ये ज्यादा पैने हैं, ये ज्यादा नुकीले हैं। जबकि आप पूरा पाषाण काल में देखते हैं तो जैसे हैंड एक्स वगैरह वहां पे मिलता है, तो हैंड एक्स मिलेगा, वो थोड़ा मतलब, अब यही चीज अगर हैंड एक्स के फॉर्म में अगर हम बनाएं उस समय के लिए, तो हमको कैसा देखने को मिल सकता है। ठीक है,
तो हमको कैसा देखने को मिल सकता है, ये जो पैनापन है वो नहीं रहेगा, मतलब इस तरीके से रहेगा लेकिन उसमें पैनापन नहीं रहेगा, इस तरीके से रहेगा वो कुछ। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। अब चीजें ज्यादा शार्प हो रही हैं, इसका मतलब इन शार्पनेस का अब आगे प्रयोग किया गया होगा, निसंदेह इसमें कोई बात नहीं है। जिस तरीके के, क्योंकि ये भी पाषाण काल ही है, प्रस्तर काल ही है, तो इसमें भी पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले जो पत्थर हैं वो हैं जस्पर या जैस्पर जिसको बोलते हैं, जस्पर जैस्पर जो भी, चर्ट जो कि ज्यादा चमकदार वगैरह होते हैं, या दूसरे पेबुल टाइप की चीजें हैं जो चमकदार रहेंगी, चमकदार, ठीक है, चमकदार रहेंगी और थोड़ी मतलब सॉफ्टनेस भी उनके अंदर होगी, लेकिन इतनी हार्डनेस जरूर रहेगी कि वो आसानी से किसी चीज को काट या फाड़ सके। तो इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमको इनके पत्थर में जानने को मिलेगी कि ज्यादातर जो इनके उपकरण बनेंगे, ज्यादातर जो इनके उपकरण बनेंगे वो शल्क के बनेंगे, शल्क के। अब शल्क क्या है? शल्क का मतलब आप पपड़ी समझ लीजिए, पपड़ी, पपड़ी होती है ना, पपड़ियां जो होती हैं उनको शल्क कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको फ्लेक टूल्स कहा जाता है, फ्लेक टूल्स। फ्लेक टूल्स हैं ये, फ्लेक उपकरण या शल्क उपकरण हैं जो इस तरीके की चीजों से बनते हैं। ठीक है, आसानी से इनका निर्माण किया जा सकता है। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि इस तरीके के उपकरण कैसे थे इनके। भारत में अगर हम देखें तो यही वो समय है जिस समय मानव यानी कि मनुष्य की जो हड्डियां हैं वो देखने को मिली हैं, और वो हड्डियां जो देखने को मिली हैं वो दफनाए गए जगहों पर देखने को मिली हैं। तो एक चीज हमको ये समझना है कि यही वो काल है जिस काल में मानव का शवदाह जो है वो, या शव दफन करने का या अंतिम संस्कार करने का प्रोसीजर या प्रणाली हमको देखने को मिल जाती है। चलिए, अब इतना जब मैंने आपको बता दिया, बेसिक पॉइंट जब हमारे सारे क्लियर हो गए, कंफर्म हो गए, तो अब हम आ जाते हैं सीधा अपनी मैपिंग पे। ठीक है, अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्लेसेस मिले हैं वो कहां हैं और उनकी जो खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमको यहां पर क्या समझना है, मध्य पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। ठीक है, प्रमुख स्थल। अब आप लोग भी हमारे साथ थोड़ी मैपिंग करते रहिएगा और चीजों को ध्यान से समझते रहिएगा। मैं आपके सामने मैप इसलिए ड्रॉ करके दिखाता हूं कि आप लोगों को मैप बनाना भी आ जाए। ठीक है, मैप बनाना भी आप लोगों को, चीजों को समझ में आपके आना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मध्यपुरा पाषाण काल के स्थल हमको कहां कहां देखने को मिलेंगे? ये हमको देखने को मिलेंगे राजस्थान में, राजस्थान में हमको देखने को मिलेंगे। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में चीजें आए, क्योंकि इसमें कलर का इस्तेमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान में आपको इसके कुछ पुरातात्विक स्थल जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मतलब एपी मैंने लिख दिया तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों से हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ साउथ में अगर जाएंगे तो कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये जगहें हैं जहां से हमको ये प्लेसेस देखने को मिलते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इन जगहों को हमें मैपिंग में रखना होगा, इन जगहों को हम मैप के अंदर ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। तो छोटा सा पहले मैप ड्रॉ करते हैं, फिर हम अलग अलग जगहों से किस किस तरीके की लोकेशन है उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये मैं मैपिंग आपको करके दिखा रहा हूं, आप इस तरीके की मैपिंग जो है वो खुद भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। होती, और आपको मालूम है कि ऊपर से कई सारी नदियां हमको जाते हुए देखने को मिलती हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। देखिए, अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा तरीके कर लेता हूँ जिससे कि एडजस्ट हो जाए। चलिए, यहाँ पे आपको मालूम है कि इस तरीके से मान लेते हैं कि ये सिंधु नदी यहाँ से जा रही है ना, कि ये आप यहाँ से मान के चलिए कि ऐसे सिंधु नदी जा रही है, और आपको मालूम है कि सिंधु नदी ऐसे करके इधर आके गिरती है।
और यहीं कहीं से आपकी सतलज नदी भी ऐसे निकलेगी। फिर बहुत सारी नदियां हैं, आपको मालूम है कि सब आकर के इसी से मिल जाती हैं। ये पूरा पंजाब रीजन है। आप इधर कहीं से आपको ये गंगा नदी भी आते हुए दिखनी चाहिए, और यहीं से आपको ये यमुना नदी दिखेगी। यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र निकल करके इस तरफ जाती है और ऐसे आ जाती है। ठीक है, तो ये एक रफली आइडिया हमने अगर मैप का इस तरीके का बनाया, तो इसमें कुछ प्लेसेस हैं जो हमको लोकेट करने होंगे, कुछ प्लेसेस हैं, कुछ स्थान हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में भीलवाड़ा, वहां पे एक जगह है बागौर। ठीक है, तो राजस्थान में हमको एक लोकेशन स्टैब्लिश करनी है, मान लेते हैं। ठीक है, यहां पे कहीं पे आपका ये भीलवाड़ा बागौर है, बागौर, ये आपका बागौर रीजन है, ये आपका बागौर क्षेत्र है, भीलवाड़ा में पड़ता है। और यहां से आपको मालूम होना चाहिए कि यहां से मध्य पाषाण काल के आपको स्थल देखने को मिलते हैं, मध्य पाषाण काल, और सबसे बड़ा स्थल आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहां पर एक खास बात बताएं तो वो ये है कि राजस्थान के बागौर से मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का, पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल यहीं से प्राप्त होता है। तो ये वो प्लेस है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो यहां पर लोकेट हो पा रही है, मध्य प्रदेश के बागौर में स्थित है ये। और यहां पे सबसे बड़ा स्थल तो है ही, साथ ही साथ यहां से मानव कंकाल भी मिला हुआ है। मानव कंकाल के साथ साथ एक तो ये फैक्ट यहां पर आपको ध्यान रखना है, मानव कंकाल यहां पर मिलता है, मानव कंकाल, और मानव कंकाल के साथ साथ यहां पर पशुपालन, पशुपालन के प्रमाण के साक्ष्य भी हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको बागौर से समझ में आएंगी कि यहां से मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज के लोग जो है शायद वो पशुपालन भी करना सीख गए थे। यहीं पे आपको एक और जगह देखने को मिलेगी जो कि दिलवाड़ा या तिलवाड़ा क्षेत्र के आसपास देखने को मिलती है। और तिलवाड़ा क्षेत्र के आसपास जो चीज आपको देखने को मिलेगी वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, राजस्थान में ही तिलवाड़ा रीजन, तिलवाड़ा क्षेत्र जो है, इसकी तरफ अगर हम आते हैं तो मैं यहां पे लिख देता हूं तिलवाड़ा। ये तिलवाड़ा है, राजस्थान का तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा में दो प्रकार की संस्कृति हमको देखने को मिलती है, दो प्रकार के टूल कल्चर्स, या हम कह सकते हैं कि जो वहां के अवशेष हैं उन अवशेषों के कल्चर्स देखने को मिलते हैं। पहला कल्चर जो है वो सूक्ष्म औजारों का है। पहला कल्चर, पहला चरण जो है, पहला चरण, पहले चरण में आपको इसमें लघु औजार ये आपको यहां से देखने को मिलते हैं। दूसरा चरण जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी दूसरी संस्कृति जो हमको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है चौक से निर्मित किए गए मिट्टी के बर्तन। चाक निर्मित मिट्टी के बर्तन है। चाक जानते हैं ना, चाक जो होती है जिसके ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तो चाक निर्मित जो है वो मिट्टी के बर्तन और कुछ लोहे के टुकड़े। ठीक है, चाक निर्मित, चाक निर्मित मिट्टी के बर्तन और कुछ लोहे के प्रमाण, लोहे के प्रमाण, यानी वो पत्थर के साथ अब धीरे धीरे शायद मूव करने लगा था, हम कह सकते हैं धातुओं की तरफ। ऐसी मूविंग हमको जो है वो देखने को मिलती है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रयोग नहीं है, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रयोग नहीं, लेकिन कुछ लोहे के टुकड़े यहाँ से मिले। तो ये आपका राजस्थान में तिलवाड़ा जो क्षेत्र है वहां से हमको देखने को मिलता है, और बागौर से प्रारंभिक रूप से इस तरीके के हमको चीजें देखने को मिलती हैं अलग। दूसरा, इसी पॉइंट में हम और चीजें अगर ऐड करने का प्रयास करें तो थोड़ा सा राजस्थान के पास में ही एक दूसरी जगह हमको मिलेगी, गुजरात। और गुजरात में एक बहुत ही फेमस जगह है लंघमान। ठीक है, तो हम थोड़ा गुजरात की तरफ चलते हैं, और गुजरात में लंघमान यहां पे कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ये वाला इलाका है, ये गुजरात का है, और ये गुजरात का लंघमान। ठीक है, गुजरात और गुजरात में लंघमान, ये लोकेशन है जो कि आपकी मध्यपुरा पाषाण काल की गुजरात के पास आपको देखने को मिलेगी। सौराष्ट्र वाला जो रीजन है उसके पास में आपको समझ में आएगा।
यहां से लघु उपकरण मिला है, साथ ही साथ पशुओं की हड्डियां हमको यहां से देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहां से हमको क्या क्या चीजें मिली हैं, लघु उपकरण, लघु उपकरण और कुछ जो है पशुओं की हड्डियां, हड्डियां। ठीक है, पशुओं की कुछ हड्डियां हमको यहां पर देखने को मिलती हैं। खास बात यह है कि लंगमान से हमको मध्य पाषाणकालीन कब्रिस्तान मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। और यहां से तकरीबन 14 शवाधान आपको मिलेंगे। ठीक है, 14 शवाधान। ठीक है, ये भी आपको यहां से देखने को मिलते हैं। 14 शवाधान क्या, 14 वो मानव कंकाल हैं, शवाधान तो एक अलग बात हो गई, लेकिन यहां से 14 जो है करीब मानव कंकाल हमको यहां से देखने को मिलेंगे। मानव कंकाल ये हमको यहां से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन भी हमको देखने को मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन। तो अब अगर मिट्टी के बर्तन इत्यादि देखने को मिल रहे हैं, पशुओं की हड्डियां देखने को मिल रही हैं, तो सामाजिक जो चीजें हैं उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हमको देखने को मिल जाती है। खासतौर से ये जो लघु उपकरण बनते हैं यहाँ के या जो प्राप्त होते हैं, ये बड़ी मात्रा में फ्लेक टाइप के हैं, यानी कि शल्क टाइप के हैं, जो किसी परतदार चट्टान से निर्मित किए गए। तो फ्लेक उपकरण भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं बड़ी मात्रा में। तो ये आपका हिस्सा जो है वो गुजरात का हो गया, जो दोनों पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे और यहाँ पे दिखाए, जो दोनों तीनों पॉइंट आपको दिखाए। गुजरात और राजस्थान के बाद अब हम थोड़ा साउथ की तरफ मूव करेंगे और यहां से आंध्र प्रदेश की तरफ जाना चाहेंगे। तो आंध्र प्रदेश की तरफ ये मैप यही रहेगा। आंध्र प्रदेश की तरफ जो आपका इंपॉर्टेंट जगहें जो मिलती हैं उसमें नागार्जुन कोंडा है, उसमें एक जगह आपको मिलेगी नागार्जुन कोंडा, यहां पे लोकेट कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे लोकेट कर दे रहा हूं नागार्जुन कोंडा, ये वाला इलाका नागार्जुन कोंडा, ये आपका एमपी, माफ कीजिएगा आंध्र प्रदेश यानी एपी का जगह है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा के आगे वहीं पे आपको गिदलूर भी मिलेगा, गिदलूर, गिदलूर या गिदलर, कहीं कहीं लिखा रहता है गिदलर या गिदलूर, एक ही बात है। और रेनीगुंटा, इसी तरीके से आपको एक जगह मिलेगी रेनीगुंटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो हमको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती हैं। आंध्र प्रदेश की ये प्रमुख इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। ये आपको इन जगहों पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहां से लघु उपकरण इत्यादि देखने को मिलते हैं, लघु उपकरण, जो कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाणकालीन है। मध्य पाषाणकालीन लघु हमको उपकरण जो है वो देखने को मिलते हैं। कहां से देखने को मिलते हैं, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा, गिदलूर और ये क्या नाम है, रेनीकुंडा से। इन जगहों पर लघु उपकरण मिलते हैं और जो यहां से भी लघु उपकरण मिले हैं उनकी खासियत भी इन्हीं तरीके के लघु उपकरणों की है, यानी कि ये भी जो है फ्लेक टाइप है, फ्लेक, फ्लेक उपकरण। ठीक है, यानी कि शल्क उपकरण है, फ्लेक उपकरण है, जो कि पट्टी या कह सकते हैं कि पपड़ी वगैरह जो है उससे निर्मित हुए होंगे, ऐसा माना जा सकता है। अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे और थोड़ा से ऊपर आकर के आपको मध्य प्रदेश में आपको मालूम है नर्मदा नदी बहती है, तो वहीं पास में ही आपकी एक जगह है जिसका नाम है होशंगाबाद, और होशंगाबाद में एक जगह है जिसका नाम है आदमगढ़। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एक नदी यहां से बहती है इस तरीके से, ऐसे करके आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, ये नर्मदा नदी है, इसी के पास में एक जगह पड़ती है आदमगढ़, आदमगढ़। ये आदमगढ़ जो है आपका ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, और आदमगढ़ खास तौर से मध्य पाषाण काल के शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध किस लिए है, शैलाश्रय के लिए। अब ये शैलाश्रय क्या होते हैं, शैलाश्रय का मतलब हो गया रॉक शेल्टर्स। रॉक शेल्टर्स का मतलब हो गया कि ये गुफा टाइप के होंगे, लेकिन शैल यानी कि पत्थर के बने हुए, आश्रय यानी कि घर हैं। जैसे मतलब पहले, इसका मतलब ये कि ये कुछ प्रारंभिक अवस्था रही होगी जिस समय लोग प्राकृतिक घरों में निवास कर रहे हैं, मतलब या रह रहे हैं या रुक रहे हैं, तो ये शैलाश्रय हैं, शेल्टर्स हैं। और कुछ समय बिताने के बाद, शायद किसी मौसम का पर्टिकुलर समय बिताने के बाद, ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते होंगे। ये खास बात यहाँ की ये है कि इस जगह के आसपास आदमगढ़ शैलाश्रय जहां पर है,
और जो होशंगाबाद इलाका जो है वहां से तकरीबन 25,000 लघु उपकरण आपको यहां से देखने को मिलते हैं। इस जगह से अगर आप देखेंगे तो 25,000 लघु उपकरण ये आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये सब जो हैं इसी मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात हमको यहां पर देखने को मिलती है कि यहां से पशुपालन के साक्ष्य भी हमको देखने को मिलते हैं। तो ये तो एक पॉइंट है ही। दूसरा पॉइंट यहां से पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है, पशुपालन के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य या पशुओं के साक्ष्य जो है हमको गुजरात के लंघमान से भी देखने को मिले थे। उसी तरीके से पशुपालन के साक्ष्य जो है आपको यहां से भी देखने को मिलते हैं, जो एमपी के आदमगढ़ में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अगर हम आदमगढ़ तक पहुंच चुके हैं तो दूसरी जगहें भी हैं मध्य प्रदेश में, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास में रायसेन जिला स्थित है। इसी के थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैं एक डिफरेंट कलर का यूज कर लेता हूं, यहां पे ब्लैक कलर का यूज कर लेता हूं। यहां पे आपको एक और शैलाश्रय देखने को मिलेगा, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया है, यहां कहीं पे ही बना लेता हूं, पास में ही, आदमगढ़ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहां से आप यहां पे एक जगह मिलती है आपकी भीमबेटका। तो भीमबेटका शेल्टर्स जो हैं ये भी रॉक शेल्टर्स हैं, ये भी शैलाश्रय हैं। शैलाश्रय ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी शैलाश्रय हैं भीमबेटका। और भीमबेटका शैलाश्रय में खास बात यह है कि इस समय के मध्य पाषाण काल के आपको चित्रकलाएं आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। ये खास तौर से इस समय की चित्रकला को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम चित्रकला बनाते हैं किसी भी एज में, अगर हमको आर्ट देखने को मिल जाती है, ड्राइंग देखने को मिल जाती है, तो ये समझ में आता है कि शायद वो पारिवारिक जीवन थोड़ा सा जीने लगे थे, चीजों को एक्सप्रेस करना सीख गए थे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक और जगह हम आपको बताएंगे जो कि जम्मू द्वीप और डोरो द्वीप के नाम से जानी जाएगी। और यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंटली अगर देखें तो मानव कंकाल हमको देखने को मिलते हैं। पंचमढ़ी का स्थल होगा ये, जहां से हमको ये मानव कंकाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पंचमढ़ी का जो मैंने आपको बताया जम्बू द्वीप और डोरो द्वीप, ये आपका इसी जगह पर देखने को मिलेंगे जहां पे आदमगढ़ है। ये मैं यहाँ पे पॉइंट लोकेट कर दे रहा हूं, ये और ये जो दो पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये दो पॉइंट कौन से हैं, ये मैं यहां पर लिख देता हूं इस जगह पर ला करके। ये आपके जम्मू द्वीप या जम्बू द्वीप और डोरो द्वीप के नाम से आपको ये मिलेंगे, डोरो द्वीप के नाम से। ये जगहें आपको इसी नाम से देखने को मिलेंगी। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप जो है समझ पाए चीजों को। चलिए, इसको हम यहां पर थोड़ी सी जगह और लेकर के हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये जम्बू द्वीप आपको यहां पर दिख रहा है, जम्बू द्वीप, डोरो द्वीप। अब ये जो जम्बू द्वीप, डोरो द्वीप है, यहां पे खास बात यह है कि यहां से भी आपको शैलाश्रय देखने को मिले हैं, रॉक शेल्टर्स आपको यहां पर भी देखने को मिलते हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि इन दोनों जगहों पर मानव कंकाल की उपस्थिति हमको देखने को मिलती है। मानव कंकाल यानी यहां से हमको मानव कंकाल जो है वो देखने को मिले। ठीक है, ह्यूमन जो स्केलेटन है वो हमको यहां से देखने को मिलता है, मानव कंकाल। ठीक है, तो मानव कंकाल यानी कि ह्यूमन स्केलेटन हमको यहां से देखने को मिला है। तो ये सब एमपी के लोकेशंस हैं जो हमको निस्संदेह यहां पर दिखाई दे रहे होंगे अच्छी तरीके से। एमपी के लोकेशंस हैं, मध्य प्रदेश के लोकेशंस हैं। इसी के थोड़ा और इर्द गिर्द चलने का प्रयास करते हैं। बिहार में एक जगह है भागलपुर, और उसी बिहार के थोड़ा सा साउथ में चलेंगे तो झारखंड है, वहां पे रांची है, पलामू है। तो बिहार वाला जो ये लोकेशन है, मैं शैलाश्रय यहां से मिटा करके इसके सामने आपको पता चल रहा है ना, ये भीमबेटका के सामने शैलाश्रय लिखा है, इसी के आसपास आपको रेड कलर से मैं दिखा देता हूं 2 पॉइंट्स। ठीक है, रेड कलर से आपको 2 पॉइंट्स दिखा देता हूं, एक बिहार का है और एक ये थोड़ा साउथ में इस जगह पर कहीं पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 2 लोकेशंस हैं, ये आपका भागलपुर, ये आपका भागलपुर बिहार वाला इलाका है, और ये आपका रांची झारखंड वाला इलाका है। यहीं पे आपको इस जगह पे पलामू देखने को मिलेगा, पलामू। ठीक है, ये सब आपके झारखंड के लोकेशंस हैं, ये भागलपुर का लोकेशन है आपका। ठीक है, बड़ा करके मैंने आपको दिखाया है, और भी ज्यादा हम इसको बड़ा कर सकते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट देखने को मिल जाए कि ये कौन सा इलाका है। तो आई होप कि आपको ये अब और ज्यादा अच्छे से देखने को मिल रहा होगा।
ये रांची, पलामू, भागलपुर का इलाका है, जहां पे आपको ये मध्य पाषाण काल के इन दोनों जगहों पर मध्य पाषाण काल के आपको क्या देखने को मिलेंगे? लघु उपकरण। लघु उपकरण, लघु उपकरण का मतलब हो गया छोटे छोटे टूल्स हमको यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि मध्य पाषाण काल के समय से या टाइम से बिलोंग करते हैं। इसी जगह पर अगर आप देखेंगे तो एक और जिला मिलेगा आपको, बर्दवान, लेकिन बर्दवान जो है वो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में जो बर्दवान है उसी में एक और जगह है जिसका नाम है बीरभानपुर। तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की तरफ अगर हम आते हैं तो पश्चिम बंगाल की तरफ में आपको इस जगह पर तकरीबन यहां पर बर्दवान है, और बर्दवान में आपको एक लोकेशन देखने को मिलेगी जिसका नाम है बीरभानपुर। बीरभानपुर, और ये जो वेस्ट बंगाल का बीरभानपुर है, इसी बीरभानपुर से तकरीबन 282 बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में लघु पाषाण उपकरण देखने को मिलते हैं। लघु पाषाण उपकरण। लघु पाषाण उपकरण का मतलब क्या हुआ कि छोटे, क्योंकि इस समय की खासियत यही है कि थोड़े छोटे छोटे हमको टूल्स देखने को मिल रहे हैं। ये आपको बर्दवानपुर में देखने को मिलेंगे, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है, 282 के आसपास टूल्स आपको ये पश्चिम बंगाल से देखने को मिलते हैं। एक और शानदार उपलब्धि है बर्दवानपुर की, वो ये है कि इसी बर्दवानपुर के इसी बीरभानपुर से ही कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग संयुक्त परिवार में रहना शुरू कर देते हैं, या इनका आरंभ हमको देखने को मिलता है। तो एक तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, दूसरा इसी जगह से, इसी बर्दवानपुर से ही आवासीय बस्ती के प्रमाण हमको देखने को मिलेंगे। आवासीय बस्ती, ठीक है। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है तो मैं साथ साथ लोकेट कर रहा हूं और साथ साथ बोल भी रहा हूं। आपको मैपिंग करनी है तो मैपिंग साथ में बनानी भी पड़ेगी। ये नहीं कि आप बस कथा सत्यनारायण की सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए बेकार है ये लेक्चर, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर चीजें अगर वैसे स्पष्ट नहीं दिख रही, क्योंकि मैप में बहुत सारी छोटी छोटी जगहें हमको दिखानी होती हैं, तो हमने जितना एक्सपेंड कर सकते थे उतना किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको लोकेशन एटलीस्ट जरूर दिख रही होगी, तो आप अपनी मेहनत भी थोड़ी साथ में करते चलिएगा। तो यहां से संयुक्त आवासीय बस्ती हमको देखने को मिलती है, यानी कि वो परिवार में जो है वो बसने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ पत्थर से निर्मित औजार बनाने की जो प्रक्रिया है, औजार निर्माण के जो साक्ष्य हैं, वो भी हमको देखने को मिलता है। यानी शायद एक तरीके से टूल फैक्ट्रीज के तौर पर जाना जाता था। यही कारण है कि यहां से बहुत बड़ी मात्रा में छोटे छोटे लघु उपकरण हमको देखने को मिलते हैं। तो पत्थर के औजार निर्माण की प्रणाली, पत्थर के औजार, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। पत्थर के औजार निर्माण की प्रणाली, औजार निर्माण की प्रणाली। तो यहां से पत्थर के औजार हमको देखने को मिलते हैं कि भाई ये पत्थर के औजार यहां पे बना रहे हैं लोग, उसको निर्मित करने की प्रणाली हमको यहां पर देखने को मिलती है। काफी अच्छी, खासी अच्छी बात है ये, ठीक है। अभी मैंने और बड़ा कर दिया तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये पश्चिम बंगाल की तरफ का इलाका है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इतना मैप की लोकेशन तो आपके माइंड में हमेशा चलनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात जो है वो उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, और उत्तर प्रदेश की बात करने के लिए मैप को हमें इस तरफ लाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? अगर हम छोटा करके दिखाएं तो हम किस जगह पर आ रहे हैं? अगर हम छोटा करके दिखाते हैं आपको, तो हम लगभग यहाँ यूपी की तरफ, ये वाला जो रीजन है आपका, विंध्य रीजन जो आपको देखने को मिल रहा है, उसकी तरफ आने वाले हैं, इसकी तरफ आने वाले हैं। तो इसी की तरफ हम चल रहे हैं। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, इसी की लोकेशन आपको स्पष्ट रूप से क्लियर रहे हर जगह की, ठीक है। चलिए यूपी की तरफ अगर बढ़े तो यूपी में बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारी जगहें हैं जो हमको यहाँ पे लोकेट करनी होंगी। विंध्य और उत्तरी और मध्य गंगा घाटी जो है, उसका पूरा जो इलाका है, जिसमें बनारस है, वाराणसी है, प्रयागराज है, ये वाला पूरा इलाका आप ऐसे समझिए, यहाँ वाला, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये वाला, इसमें आपका ये पूरा क्षेत्र की बात हो रही है। तो इसमें आपको मध्य गंगा घाटी, मतलब और नीचे ही हमको बनाना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ऊपर मैंने कर दिया है। चलिए इसको हम थोड़ा नीचे ही बना देते हैं इस जगह पर।
ये वाला जो इलाका है, ये ऐसे मान लीजिए, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इसमें आप जैसे प्रयागराज है, ठीक है, जैसे आपका ये प्रयागराज है, प्रयागराज, ठीक है। तो पूरे के पूरे लोकेशन को मैं एक साथ ऊपर लिख दे रहा हूं। प्रयागराज है, वाराणसी है, मिर्जापुर है, ठीक है, मिर्जापुर, मिर्जापुर नाम तो सुना ही होगा ना, मिर्जापुर, मिर्जापुर का तो नाम सुना ही होगा सबने, ठीक है। प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़, ये सब रीजन हमको यहीं पर देखने को मिलेंगे, ये लोकेशंस हमको यहीं पर देखने को मिलेंगी। और बुंदेलखंड का भी थोड़ा सा रीजन, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, ये सब कुछ इलाके हमको यहां पर देखने को मिलेंगे जो हमको थोड़े से ध्यान रखने होंगे। अब इसमें से जो मिर्जापुर है, इसमें से जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर में ही एक जगह आपकी पड़ती है, मिर्जापुर के अंतर्गत ही एक जगह पड़ती है लेखहिया, लेखहिया, लेखहिया एक जगह पड़ती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्यों इंपॉर्टेंट जगह है? लेखहिया है, और इसी के पास में एक जगह और है मोरैना पहाड़, मोरैना, मोरैना पहाड़, ये एक जगह हमको देखने को मिलती है। तो ये सारे प्लेसेस जो हैं इसी से रिलेटेड हैं, और ये आपके विंध्य पर्वत, मतलब विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। आपको मालूम है विंध्याचल पर्वत है वहां पर, और यहां सबसे अगर आप देखेंगे खास तौर से 17 नर कंकाल आपको देखने को मिलते हैं। 17 नर कंकाल, 17 नर कंकाल आपको यहां से देखने को मिलेंगे, मानव कंकाल आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ये जो 17 नर कंकाल हैं, आप सोच रहे होंगे कि यार आप 12,000 से लेकर के 6,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, नर कंकाल अभी तक बचे कैसे हैं? इनको तो जमीन में दब जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, गल जाना चाहिए। देखिए, हड्डियां गलती तब हैं जब उसमें उस समय के लोग नमक नहीं खाते थे, NaCl का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो जब आप नमक नहीं खाते हैं तो आपकी हड्डियां नहीं गलेंगी, यानी इनके शरीर में नमक नहीं पाया जाता था, सोडियम इत्यादि की उपस्थिति नहीं है, तो इसलिए ये हड्डियां अभी तक सुरक्षित हैं, इसलिए अभी तक ये गले नहीं है, इसलिए अभी तक आपको देखने को मिलेगा कि ये गले नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये नर कंकाल हमको देखने को मिलते हैं, जो कहां से देखने को मिले? लेखरिया, लेखैया से आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से यहां से विंध्य रेंज से आपको लघु पाषाण भी देखने को मिलेंगे, मानव कंकाल भी देखने को मिलेंगे। इलाहाबाद के पास में एक जगह है चौपानी मांडो, ये मान लेते हैं इलाहाबाद है, और इलाहाबाद के पास में एक जगह है चौपानी मांडो, प्रयागराज इसको बोला है मैंने, चौपानी मांडो, ठीक है। चौपानी मांडो एक जगह है, चौपानी मांडो में आपको झोपड़ियों के अवशेष मिलते हैं, झोपड़ियों के अवशेष, झोपड़ियों के अवशेष हमको यहां से देखने को मिलते हैं। तो झोपड़ियों के जब अवशेष देखने को मिल रहे हैं तो भी हमको स्पष्ट हो रहा है कि भाई निस्संदेह ये घर वगैरह जो है बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि धीरे धीरे संयुग्मित होना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो वहां से संयुक्त आवासीय बस्ती के हमको प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा, मतलब हमको प्रमाण देखने को मिल रहा है कि भाई झोपड़ी हमको यहाँ पर मिल रही हैं, लोग एक प्रकार से संयुक्त होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। शायद वहां परिवार बनाने की प्रणाली जो है वो समझ में आनी शुरू हो जाती है। अब थोड़ा सा और इसी में एक जगह हमको देखने को मिलेगी जो आपको प्रतापगढ़ के आसपास के इलाके में देखने को मिलेगी, संत कबीर नगर में आपको देखने को मिलेगी। तो इसी में उत्तर प्रदेश में एक इलाका आप संत कबीर नगर का भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया मैंने चतुर्भुज रूप में जो बनाया है वो आपको कवर करना है, ध्यान रखना है। तो इसी में एक जगह है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर जो है उसमें अगर आप देखोगे तो लहुरा देव एक जगह है, लहुरा देव, ठीक है। लहुरा देव एक बहुत फेमस जगह है, अगर आप देखेंगे तो लहुरा देव में अगर हम देखें तो 8,000 से 9,000 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो 8,000 9,000 ईसा पूर्व में वहां पर कृषि कार्य जो है, कृषि कार्य, कृषि कार्य, तो पशुपालन के तो मैंने आप लोगों को पहले बताए थे, गुजरात साइड में आपको देखने को मिले थे। कृषि कार्य खास तौर से धान की खेती, धान की खेती के प्रमाण हमको यहां से देखने को मिलते हैं, तकरीबन 8,000 से 9,000 ईसा पूर्व के। तो खेती के भी साक्ष्य हमको यहां से देखने को मिलते हैं। भारत के प्राचीनतम कृषि के यही प्रमाण हैं, भारत के
प्राचीनतम प्राचीनतम कृषि, भारत के प्राचीनतम कृषि प्रमाण, ठीक है, ये हमको यहां पे देखने को मिलते हैं। कृषि प्रमाण ये हमको इन्हीं जगहों पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लहोरा देव संत कबीर नगर के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो गई। यहां से आपको सारा का सारा कृषि कार्य जो है वो देखने को मिलता है। अब और एक चीज हो गई कि भाई एक साथ झुंड में रह भी रहे हैं, जानवर को भी पालना सीख गए हैं। आपने मध्य प्रदेश से देखा कि वो भाई चित्रकारी भी करना सीख रहे हैं, तो ये सब स्वाभाविक सी बात है कि वो कृषि कार्य भी कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत खाने पीने की चीजें जो है उनके अंदर थोड़ी ज्यादा आनी शुरू हो गई होंगी। खास तौर से अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें, ये जो हमको प्रतापगढ़ देखने को मिल रहा है, ये जो प्रतापगढ़ जहां पे मैंने लिखा हुआ है, प्रतापगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहें हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह हैं प्रतापगढ़ में और उसमें से क्या हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें, ये प्रतापगढ़ को इधर लिख देता हूं मैं फिर से, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में ही आपको एक जगह मिलेगी सराय नाहर महदहा, ठीक है, सराय नाहर महदहा दमदमा, ये सब लोकेशंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। इसमें से अगर हम सराय नाहर की बात करें तो सराय नाहर से अस्थि और सींग से बने हुए कुछ उपकरण हमको देखने को मिलते हैं, यानी हड्डी और सींग। हालांकि ये भी एक हड्डी का ही प्रारूप है। इससे निर्मित उपकरण हमको देखने को मिलेंगे। उपकरण के अलावा इससे तमाम प्रकार के जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं, जिसको हम बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, आभूषण। आभूषण आभूषण आपको देखने को मिलेंगे। यानी अब देखिए और थोड़ा सा हल्का सा फैशनेबल भी हो रहे हैं, लेकिन कोई अलग तरीके की धातु उस समय ज्ञान में है नहीं, तो पत्थर और हड्डियों का ज्ञान उनको आना शुरू हो चुका है। उससे निर्मित हमको ना सिर्फ उपकरण देखने को मिल रहे हैं बल्कि आभूषण भी हमको देखने को मिल रहे हैं, अस्थि निर्मित। इसी सराय नाहर से 12 शवाधान मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसी सराय नाहर से 12 शवाधान। शवाधान का मतलब हो गया कि ग्रेनरीज, ग्रेवयार्ड्स हमको यहां से देखने को मिल रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वो लोग शव दफनाने की प्रक्रिया सीख चुके थे, अंतिम संस्कार करना वो जान चुके थे, अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया में आ चुके थे, मृतक संस्कार विधि से वो परिचित हो चुके थे। इतना ही नहीं, इन्हीं जगहों से 8 गर्त चूल्हे भी मिले हैं, 8 गर्त चूल्हे। और इन गर्त चूल्हों से 8 गर्त चूल्हे मिले हैं और इन गर्त चूल्हों से अधजली हड्डियां मिली हैं पशुओं की। इससे यह पता चलता है कि अब वो भोजन को पका करके खाना शुरू कर चुके थे। स्वाभाविक सी बात है कि आग की खोज हो चुकी थी, पशुओं को उन्होंने जला करके खाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ महदहा जो जगह है, यहां से भी हड्डियों और सींग से निर्मित उपकरण हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हड्डियां और सींग से निर्मित उपकरण जो हैं, ये आपको महदहा से भी देखने को मिल रहे हैं और सराय नाहर से भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों जगहों से देखने को मिल रहे हैं। और एक और खास बात है कि सराय नाहर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है और वो है मानवीय आक्रमण के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। मानवीय आक्रमण के प्रमाण क्यों देखने को मिले हैं, उसका रीजन ये है कि यहां से एक कंकाल मिला है और उस कंकाल में तीर चुभा हुआ है, उसके शरीर में तीर चुभा है, तीर चुभा हुआ कंकाल, तीर चुभा हुआ। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय ये एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, किसी अन्य प्रजाति ने इनके ऊपर आक्रमण किया है। इसी तरीके से जो दमदमा प्लेस है, वहां से ये वाला जो इलाका है, इसकी खास बात यह है कि यहां पर फ्लेक उपकरण हमको देखने को मिलते हैं। फ्लेक उपकरण, मैं आपको पहले भी फ्लेक उपकरणों के बारे में बता चुका हूं, ठीक है, जिनको शल्क उपकरण के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा हड्डी के आभूषण आपको यहां से देखने को मिलते हैं, हड्डी के आभूषण, जो कि इसके आसपास दूसरी जगहों से भी आपको देखने को मिले हैं, वो यहां से भी देखने को मिले हैं। खास तौर से यहां से 41 शवाधान मिले हैं, यानी कि 41 कब्रें मिली हैं जिसमें लोग दफनाए गए हैं।
यहां से भी आपको गर्त चूल्हे देखने को मिलते हैं। गर्त चूल्हा मतलब गड्ढे में बना हुआ चूल्हा। चूल्हा तो आप समझते ही होंगे, इतना तो मुझे मालूम है कि आपको यहां से गर्त चूल्हे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं सेपरेट कर दे रहा हूं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो गर्त चूल्हे भी हमको यहां से देखने को मिलते हैं, जो कि दमदमा से ही देखने को प्राप्त हुए। और खास बात यह है कि इस जगह पे एक ऐसा भी शवाधान मिला है जिसमें एक ही ग्रेवयार्ड के अंदर 3 कंकाल हमको देखने को मिलते हैं। अब वो किस कारण से हैं, उसका विशेष कारण तो नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता चल जाता है कि भाई ये सब इंपॉर्टेंट जगहें हैं जो खास तौर से इस स्थल के लिए जानी जाती हैं। कौन से स्थल के लिए? मध्य पाषाण काल के स्थल के लिए। तो ये मध्य पाषाण काल के मैंने कुछ स्थल आपको यहां पर दिखाए और आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे, है ना। ये जो स्थल मैंने आपको यहां पर दिखाए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने पहले की अपेक्षा थोड़ा इसको छोटा कर दिया है, बहुत सारी चीजें क्योंकि इसमें लिख चुकी हैं, तो मैंने बड़ा करके भी आपको दिखाया है हर जगह। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग इसी में थोड़ा सा साउथ की तरफ चल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साउथ की तरफ मामला लेकर के आते हैं, दक्षिण की तरफ मामला लेकर के आते हैं, जिससे कि हमको ये समझ में आए कि साउथ के भी 2 इंपॉर्टेंट जगह थी। जैसे कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक में संगल कल्लू जगह है या सेंगल कल्लू जगह है, वहां से सेंगल कल्लू जगह है। कर्नाटक वाला हिस्सा, इधर वाला जो लोकेशन है वो हमको देखने को मिलता है यहां पे। ये आप मान के चलिए, ये सेंगल कल्लू ये जगह है कर्नाटक की। और सबसे दक्षिण में तमिलनाडु का एक हिस्सा हमको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में सबसे नीचे का हिस्सा हमको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग टेरी बोलते हैं। ये टेरी स्थल के रूप में जाना जाता है। तो यहां से भी आपको, इन जगहों से भी आपको लघु उपकरण देखने को मिलते हैं, लघु उपकरण। टेरी स्थल की खास बात यह है कि यहां पर आपको एक मतलब पूरा स्थल देखने को मिलेगा जो बलुआ स्तूपों पर बना हुआ है। तमिलनाडु में एक जगह है तिरुवन्नेल्लई, तो तिरुवन्नेल्लई में ही ये टेरी स्थल स्थित है। और इसी टेरी स्थल में अगर हम देखें तो ये बालूक स्तूप हैं, यानी बालू के बने हुए स्तूप हैं। बालू के स्तूपों पर ये इस तरीके के पूरा स्थल हमको देखने को मिलते हैं। तो जो बालू के स्तूप होते हैं ना, उन्हीं बालू के स्तूपों को, बालू के स्तूप जो हैं, उन्हीं बालू के स्तूपों को ही वहां पर टेरी बोला जाता है। वायु निर्मित बालू के टीले हैं, इनको टेरी कहा जाता है। तो ये टेरी वही जगह हैं जो टेरी स्थल के रूप में यहां पर जानी जा रही हैं, और इसी जगह से आपको मध्य पाषाण काल के उपकरण भी देखने को मिल रहे हैं। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें तो हमने ज्यादातर जगहें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इस मैपिंग के चीज को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। मैक्सिमम चीजें आपको यहां पर दिख रही होंगी अब। ठीक है, ज्यादा छोटा करेंगे तो फिर अब प्रेजेंट टाइम में जो लिखा हुआ है वो नहीं दिखाई देगा, है ना। लेकिन फिर भी आपको एक ओवरऑल, अब आपको यहां पर एक मैप दिख रहा है जो कि मैंने तमाम सारे स्थलों को लेकर के यहां पर बनाया हुआ है। कंक्लूड करें अगर इस चैप्टर को, तो हमें पता चलता है कि भीमबेटका, आदमगढ़, एमपी में एक और जगह है लखागुआर, वो सब जगहों पर आप देखेंगे तो आपको रॉक शेल्टर्स देखने को मिलते हैं बहुत अच्छी तरीके से। दक्षिण भारत में कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर रॉक शेल्टर्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें चित्रकारियां करी गई हैं, नक्काशियां की गई हैं। और ये चित्रकारियां, नक्काशियां जो हैं वो सामाजिक आर्थिक प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके क्रियाकलाप को रिप्रेजेंट करती हैं। सरायनाहर महदहा में जिस तरीके से समाधि स्थल मिले हैं, कंकाल और शवधान प्रणालियां जो मिली हैं, उनसे हमको जो शवधान प्रणाली है, अंतिम संस्कार की जो प्रणाली है, उसका पता चल जाता है। खास बात यह है कि उसमें से कई ऐसे शवाधान हैं जिसमें मनुष्य के साथ साथ उस समय की कुछ खाद्य सामग्री और कुछ औजार देखने को मिले। तो अगर अंतिम संस्कार जिस किसी का किया जा रहा है, उसके साथ अगर उसकी जरूरत की कुछ चीजें दफनाई जा रही हैं, तो ऐसा माना जाता है कि शायद उस समय के लोगों को भी परलोक का ज्ञान था, लोकोत्तर ज्ञान उनके जानकारी में देखने को मिलता है। शायद इसी अंदाजे से वो उसको दफनाते होंगे, उन्हें पता
रहा होगा कि इस लोक से उस लोक की कोई यात्रा पर जा रहा है। ऐसे लोग यात्रा पर जाते हैं, सामान लेकर के जाते हैं ना, तो वैसे उनका ही मानना रहा होगा कि वो सब सामान लेकर के जा रहे होंगे। आई होप कि आपको आज के इस सेशन में मध्य पाषाण काल के सभी स्थल अच्छी तरीके से ऑन मैप समझ में आए होंगे। क्लियरली आपको ये मैप में ठीक तरीके से समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम 3 तरीके हैं अब आपके पास में एडमिशन लेने के। 10 तारीख से P2I बैच शुरू हो चुका है। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा तक की सारी जिम्मेदारी हमारी है। प्रारंभिक परीक्षा आप निकालते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको आवासीय कार्यक्रम मिलेगा, तीनों में मिलेगा। सब में आवासीय कार्यक्रम, सब में किताबें, सब में लाइव क्लासेस, सब में डाउट सेशन, सभी में जो है मंथन सेशन, सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। घर में किताबें भेजी जाएंगी। सबसे छोटा जो मूल्य आप पे कर सकते हैं वो है आपका 23,999, बट उसके लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। यूज कोड विरद लाइव किसी भी यूपीएससी से लेकर के कोई भी दूसरे प्रकार का कोर्स आपको परचेज करना है, किसी भी भाषा में परचेज करना है, स्टडी IQ से अगर आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, स्टेट PCS हो, कुछ भी हो, आपको बस विरद लाइव कोड का प्रयोग करना चाहिए और उससे आपको न्यूनतम शुल्क मिल जाएगा। बहरहाल ये जो बैच है ये आपका 10 तारीख से यानी 10 अक्टूबर से शाम 6 बजे इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। बिफोर दैट आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है। टेलीग्राम ये वो जगह है जहां से आपको PDF मिलेगी। टेलीग्राम या तो आप इस लिंक के थ्रू सर्च कर लीजिए या फिर आप इजिली virad.dube इस नाम से सर्च करेंगे तो हम टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी नाम से आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी विरद दुबे 01 के नाम से खोज सकते हैं, तो मैं आपको वहां पर मुलाकात करते हुए दिखाई दूंगा। आशा करते हैं कि आपका सेशन ये शानदार रहा होगा आज का। कल फिर आगे हम मध्यपुरा पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल को पढ़ रहे होंगे और वहां के इंपॉर्टेंट स्थलों को समझ रहे होंगे। तो कल रात 9:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। इस सेशन को खूब शेयर करिए। बहुत ही यूनिक तरीके से प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ही मेहनत के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर। जो ना समझ में आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट सेक्शन में ना पूछे तो आप हमसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में कहीं पर भी पूछ सकते हैं। अपने नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके हमें भेजिए कि देखें कैसे बन रहे हैं आपके। तो इन सब चीजों की प्रक्रिया में आप निरंतर जुड़े रहिए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।